Hey guys, welcome to my channel. My name is Pushir Dholakia and you guys are watching Mature Reactions. I welcome you all on my YouTube channel. So आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही एजुकेशनल वीडियो होने वाला है. इनफैक्ट इट इज़ अबाउट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. आपको पता ही चल गया होगा कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने 34 सालों के बाद, 34 इयर्स के बाद अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो रोल आउट की है. काफ़ी नए बदलाव जो है वो सुनने में आए हैं और कुछ लोग जो है वो उसको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं. इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने, मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छी बातें जो है वो उस नई पॉलिसी है उस पे है. सो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को देख लिया जाए और उसके बारे में जो है वो ज़्यादा समझा जाए कि डिटेल में क्या वो पॉलिसी है और क्या चेंजेस जो है वो किए गए हैं. सो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो स्टडी IQ एजुकेशन का वीडियो होने वाला है. काफ़ी अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं और इस वीडियो का जो टाइटल है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस एक्सप्लेन. सो देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो इस चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं और क्या बदलाव किए हैं. वैसे काफ़ी ज़रूरत तो थी हमारी सरकार को और मौजूदा वक्त में भी कि एजुकेशन पॉलिसी को चेंजेस किया जाए. सो इस वीडियो को सबसे पहले देख लेते हैं. इस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. उसके साथ अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं सो मेक श्योर कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को पूरा देखिए. अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए. सो लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट. आप चाहते हैं कि स्टडी IQ के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे. नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे देश में जब भी कोई परेशानी आती है, प्रॉब्लम होती है, तो हमारा जो सबसे पहला जो इल्ज़ाम है वो हम लगाते हैं हम अपनी जनसंख्या के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर. और यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का मानना होता है कि हमारे देश के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसकी कमी है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए ये समस्या देखने को मिल रही है. लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पॉपुलेशन है ये भी हम अपने रिसोर्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे यहाँ आवश्यकता है कि जो शिक्षा प्रणाली है पूरी वो अच्छे से हो सके, बेटर से बेटर एजुकेशन सिस्टम हो, तभी जाकर ये पॉपुलेशन का सही इस्तेमाल किया जा सकता है. और आप मेरे कभी भी सोशल मीडिया आईडीज पर जाओगे वहां पर मैं दो चीज हमेशा कहता हूं. एक है आपका कि एजुकेशन इज द ओनली सोल्यूशन. मेरा ऐसा मानना है कि विश्व में या फिर हमारे देश में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका ज़्यादातर जो सोल्यूशन है वो आपको एजुकेशन में मिलेगा. और जो नॉलेज है वो हमें एज अ बेटर ह्यूमन बनाता है, एक अच्छा नागरिक बनाता है, ताकि हम अच्छे से अपने देश के अंदर रह सकें और यहाँ पर जीवन व्यापन कर सकें. तो यहाँ पर आज आपको पता है कि 34 साल के बाद, 34 ईयर्स के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है हमारी सरकार के द्वारा, जो कि एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकती है. इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 5 इंपॉर्टेंट चेंजेस की बात करूंगा जो आई थिंक मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम सबको इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारे सबके लाइफ में इंपैक्ट डालने वाला है. तो ये सारी चीजें क्या है इसके बारे में डिटेल से जानेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर. मेरे लेक्चर की हर PDF आप फेसबुक को तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल. और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है. स्टडी IQ लाया आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं. तो जो सबसे पहला और बड़ा चेंज मैं कहूँगा दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे देश में जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है वो 10+2 के ऊपर बेसिस है. मतलब कि क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक इसको हम कहते हैं 10+2. लेकिन ये पूरी तरह से चेंज होने वाला है. अब जो नया फॉर्मेट आएगा वो होगा आपका 5+3+3+4 फॉर्मेट. तो यहां पर ये है क्या बेसिकली, तो जो पहला 5 साल की स्कूलिंग होगी इसको यहां पर सरकार का कहना है कि ये होने वाला है फाउंडेशन स्टेज. मतलब कि जो हमारी शिक्षा की नींव है वो इन 5 साल में तय होगी. अब ये नींव कैसे होगी, आपने सुना होगा राइट टू एजुकेशन में जो सरकार है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है. वो कौन से क्लास से कौन से क्लास तक करती है, ये करती है आपका फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक. राइट, ये 8 साल के लिए मुफ्त शिक्षा देती है. दैट इज फ्रॉम 6 ईयर्स टू 14 ईयर्स का हमें मुफ्त शिक्षा मिलता है. लेकिन ये अब चेंज होने वाला है. कैसे चेंज होगा अब आप देखिए.
आपको पता है कि आंगनवाड़ी होता है, यहाँ पर जो बच्चे पहली क्लास में जाते हैं उसके पहले आंगनवाड़ी में भी जाते हैं, और ज़्यादातर लोग हम लोग प्री नर्सरी कहते हैं, एलकेजी यूकेजी। तो ये जो आपका फाउंडेशन स्टेज है, इसमें पहला 3 साल जो है ये प्री प्राइमरी स्कूल का होने वाला है। तो पहला 3 साल ये हो गया, फिर फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, ये 5 साल मिलाकर आपका फाउंडेशन स्टेज बनेगा। फिर अगला जो 3 साल है 5+3, ये होने वाला है आपका प्रिपरेटरी स्टेज। यहां पर धीरे धीरे आप प्रिपेयर होगे, दैट इज क्लास 3rd 4th एंड 5th, ये 3 साल आपका प्रिपरेटरी स्टेज होगा। फिर अगला जो 3 साल है वो आपका मिडिल स्टेज होगा, फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 8, तो ये आपका 3 साल होगा। और अगला जो आखिरी का 4 साल है, इसको सरकार कह रही है सेकेंडरी स्टेज। यहां पर क्लास 9th से लेकर क्लास 12 तक ये आपका होने वाला है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करिएगा आप सभी लोग, कि अभी तक हमारे राइट टू एजुकेशन में क्या होता था कि यहां पर जो 6 साल से लेकर जो 14 ईयर्स तक का स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकता था। लेकिन ये वाला जो पूरा सिस्टम सरकार लेके आई है, मुझे ऐसा लगता है कि अब सरकार जो है यहाँ पर जो प्रिपरेटरी प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर दैट इज 3 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स तक की जितनी भी शिक्षा है वो अब सरकार यहाँ पर मुफ्त करने वाली होगी। अभी ये फॉर्मल नहीं हुआ है, लेकिन ये शिक्षा प्रणाली के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। प्लस इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज ये भी है दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि आप 8th क्लास से 9th क्लास में जाते हो, या फिर कई स्कूल में तो 10th क्लास के बाद आपको तुरंत स्ट्रीम चुनना होता है कि क्या आप आर्ट्स में जाना चाहोगे, कॉमर्स में जाना चाहोगे, साइंस में जाना चाहोगे। जो अच्छा नंबर लाता है वो साइंस में चला जाता है। किसी बच्चे को यहाँ पर फिजिक्स पसंद है, किसी को इकोनॉमिक्स पसंद है, लेकिन हो सकता है कई सारे बच्चे हों जिनको फिजिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों पसंद है, तो क्यों नहीं वो दोनों इसकी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरा रिजिड सिस्टम चला करता था आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ये पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसको जिस प्रकार का कोर्स चाहिए वो अब यहाँ पर पढ़ सकता है। अब मैं लोग अपनी तरफ से सिलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स जो है आपका मदर टंग, जो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। अब आप खुद सोच के देखिए, मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर मैं इसको इंग्लिश या किसी और भाषा में करूंगा शायद आप उतनी अच्छे से नहीं समझ पाओगे, लेकिन क्योंकि आपको हिंदी अच्छे से पता है, आप हिंदी समझ सकते हो, तो आप अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे हो। और यहाँ पर ये जो पॉलिसी लाई गई है, यहाँ पर भी सरकार का ये कहना है कि जो बच्चे होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझ पाते हैं अपनी होम लैंग्वेज में, जो मदर टंग होती है, जो उस स्टेट की वहाँ पर होती है, लैंग्वेज चला करता है, लोकल लैंग्वेज होता है। इसलिए यहाँ पर सरकार जो है प्रिफर करेगी मदर टंग में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देने के लिए। लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक प्रोटेस्ट ना स्टार्ट हो जाए, इसको देखते हुए सरकार ने क्या किया है, इसको जस्ट रिकमेंड बोला है। यहाँ पर सरकार ने इसको कंपलसरी नहीं किया है, कंपलसरी होना चाहिए, इसको जस्ट एक रिकमेंडेशन दिया है। और ये कहा है कि जहां तक पॉसिबल हो एटलीस्ट 5th क्लास तक यहाँ पर मदर टंग में जो इंस्ट्रक्शन है, जो मीडियम है, वो करना चाहिए, वो उसी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। और उसके आगे भी अगर पॉसिबल हो टिल क्लास 8th एंड इवन बियॉन्ड, वहाँ पर भी जो लोकल लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और ये दोनों चीज़ें जो है आपकी पब्लिक और प्राइवेट यहाँ पर लागू होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, ये आपका एज अ रिकमेंडेशन है, राइट। और यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि जो इंग्लिश की वैल्यू है उसको कम कर दी जाए, इंग्लिश की वैल्यू रहेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए अच्छे से बच्चों को यहाँ पर चीज़ें समझ में आए, इसलिए यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए कहा जा रहा है। अब मैं आता हूँ तीसरी सबसे बड़ी चीज़ के ऊपर। आप सबको पता है कि हमारे देश में एक सबसे बड़ी जो एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है वो है आपका जो इनकम गैप है। जिसके पास पैसा है वो काफ़ी अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर पाता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं कर पाता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन लाने के लिए यहाँ पर SC, ST, OBC या फिर अदर जो सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पर इंसेंटिवाइज देने की सरकार कोशिश करेगी। जो मेरिट स्टूडेंट्स हैं, इवन जो इस क्लास से जो स्टूडेंट्स आते हैं जो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं होने के कारण वो आगे चीज़ें नहीं बढ़ पाते, वो तो ऑलरेडी देती है सरकार यहाँ पर रिजर्वेशन तो है ही उन लोगों के लिए। पोर्टल के थ्रू जो पूरा स्कॉलरशिप है उसको फास्ट ट्रैक करेगी, जल्दी करेगी, ताकि उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल सके। और सरकार का ये भी कहना है कि जो प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको एनकरेज किया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप निकालें सभी बच्चों के लिए, ताकि अगर उनके पास पैसा नहीं है तो भी वो अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकें। साथ ही में सरकार का ये भी कहना है कि जो स्पेशल एजुकेशन है उसके लिए एक अलग से फंड भी बनाया जाएगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पर अगले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 4th, दैट इज
मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। अब देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, ये है क्या। आपको पता है कि हमारे देश के अंदर कई सारे आपको स्टैंड अलोन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने देखा होगा कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं। तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या होता है कि वो सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराते हैं, वहां पर आपको कोई और सब्जेक्ट नहीं मिल सकता है। अगर आप इंजीनियरिंग आपको अच्छा लगता है, लेकिन साथ में इकोनॉमिक्स भी अच्छा लगता है, हिस्ट्री भी अच्छा लगता है, ज्योग्राफी भी अच्छा लगता है, लेकिन आप वहां पर पढ़ नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर इसकी सुविधा नहीं है। तो सरकार का यह कहना है कि इस तरह के जो स्टैंड अलोन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसको हमें इवॉल्व करके मल्टी डिसिप्लिनरी में लाना है। मतलब कि जो एक स्टूडेंट है उसको एक ही चीज में एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए, यहां पर उसको सभी चीजों की थोड़ी थोड़ी एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए। इसको ब्रॉड बेस्ड फ्लेक्सिबल लर्निंग कहा जाता है। और अभी हमारे देश में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सिर्फ सिंगल स्ट्रीम की पढ़ाई करवा रहे हैं, स्पेशली जो टेक्निकल एजुकेशंस हो गए, उनको धीरे धीरे फेज आउट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा और उनको प्रोत्साहित किया जाएगा सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को, ताकि वो 2030 तक मल्टी डिसिप्लिनरी बन सकें। प्लस यहाँ पर यह भी बोला गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में उसके आसपास सरकार चाहेगी कि 2030 तक एटलीस्ट एक मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, एक बड़ा सा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, ताकि वहाँ पर आसपास के जो बच्चे हैं वो अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकें। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इन सारी बॉडीज़ के बारे में सुना होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ये अलग अलग बॉडीज हुआ करती थी। अब इन सबको यहां पर शामिल करके एक सिंगल बॉडी बनाई जाएगी हायर एजुकेशन के लिए, जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके अंदर मेडिकल और लीगल जो एजुकेशन है, लॉ वाली, ये दोनों चीजें आपकी सेपरेट रखी जाएंगी, उसको यहां पर शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी अलग होती हैं। इसलिए बाकी जितने भी चीजें हैं हायर एजुकेशन की, वो आपकी एक सिंगल बॉडी के थ्रू गवर्न की जाएगी। और यहां पर पब्लिक और प्राइवेट का जितना भी नॉर्म्स है, रेगुलेशन है, वो सिमिलर होगा। क्योंकि आज आप देखते होंगे कई सारे लोग जो है वो पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज हैं, स्पेशली अगर आप एम्स का एग्जाम्पल लीजिए, वहां पर जाना पसंद करते हैं, राइट। तो यहां पर अब सरकार इन दोनों को पैरिटी में लाना चाहती है, जितने भी रेगुलेशंस हैं, सब कुछ है, वो एक ही तरह गवर्न किए जाएंगे। अब मैं आता हूं एक सबसे आखिरी और मैं कहूंगा वन ऑफ द बिगेस्ट यहां पर जो अनाउंसमेंट किया गया है, दैट इज अबाउट डिग्री कोर्सेज। अब आप सबको पता है कि जब हम 12th पास करके जब हम कॉलेजेस में जाते हैं, डिग्री प्राप्त करने जाते हैं, डिप्लोमा, तो वहां पर क्या होता है कि कई बार बहुत सारे बच्चों के ऊपर फैमिली का प्रेशर होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने 1 साल पूरा कर लिया कॉलेज का, फिर आपको ड्रॉप आउट करना पड़ गया, लेकिन उसके बाद फिर वापस से जब आप एजुकेशन प्राप्त करने जाते हो तो शुरुआत से करनी पड़ती है। इस तरह की बहुत सारी परेशानी आती हैं और अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग दिक्कतें हैं। किसी को जॉब पहले करनी होती है अपनी फैमिली को संभालने के लिए। इसके लिए यहां पर सरकार अब क्या करने वाली है, एग्जिट ऑप्शन देने वाली है आपको डिग्री कोर्सेज के अंदर। मतलब कि यहां पर अब सरकार धीरे धीरे क्या करेगी, 3 साल का जो डिग्री कोर्सेज होता है उसको 4 इयर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी। तो यहां पर सपोज यहां पर सरकार ने कहा है कि अगर आप 1 साल के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हो, ठीक है, तो यहां पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, ठीक है। अगर आप दूसरे साल में ड्रॉप आउट हो जाते हो तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 साल में अगर आप निकल जाते हो कॉलेज से तो आपको बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी। लेकिन सरकार का यहां पर कहना है कि हम चाहते हैं कि यहां पर 4 ईयर का मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज हो पूरा, हर जगह ज्यादातर 4 इयर्स का मल्टी डिसिप्लिनरी पूरा कोर्सेज चला करें, ये सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होगी। और इसमें क्या किया जाएगा, 3 साल की पढ़ाई की जाएगी और जो आखिरी का 1 साल है वहां पर रिसर्च की सुविधा दी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो हमारे देश में, मतलब कि सिर्फ एकेडमिक के ऊपर ध्यान ना रहे, यहां पर जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उसकी भी शिक्षा ले जो स्टूडेंट यहां पर पढ़ने आ रहा है। प्लस इसी के साथ साथ यहां पर सरकार ने एक और बहुत अच्छी सुविधा लेकर आने वाली है, दैट इज अबाउट अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब देखिएगा ये वर्क कैसे करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है या फिर डेबिट कार्ड, कोई भी कार्ड यूज करते हो, तो जब भी आप शॉपिंग करते हो तो क्या होता है, उसमें से कुछ पॉइंट्स आपके इकट्ठा हो जाते हैं और उस पॉइंट्स को आप आगे चलकर यूज कर सकते हो। तो कुछ वैसा ही सिस्टम सरकार यहां पर लाने वाली है। यहां पर एक तरह का डिजिटली स्टोर किया जाएगा आपका अकेडमिक क्रेडिट्स। मतलब कि आपने कोई स्पेशल शिक्षा प्राप्त की, हायर एजुकेशन में आपने 1 साल 2 साल का कोर्स पूरा कर लिया, वहां पर आपका उसका बेनिफिट क्या है, इसके लिए डिजिटली यहां पर आपका स्टोर हो जाएगा कि आपने इतना क्रेडिट प्राप्त किया, जिसकी वजह से यहां पर अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो उसका क्रेडिट यहां पर स्कोर होगा और फिर आगे चलकर वापस रिडीम कर सकता है, उसको कंटिन्यू करना चाहता है तो वो क्रेडिट फिर से और ज्यादा ऐड हो जाएगा। तो ये बेसिक मतलब है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैं आपको बताता हूं कि सरकार ने एक स्वयं पोर्टल स्टार्ट किया था। स्वयं पोर्टल क्या है, यहां पर कई सारे कोर्सेज
कोर्सेज दिए जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर कोई कोर्स पूरा कर लिया तो आपको एक ऑनलाइन क्रेडिट मिल जाएगा कि आपने ये कोर्स किया है। कुछ इसी तरह का सिस्टम अब सरकार लेकर आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जिट ऑप्शन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, इसके थ्रू यहाँ पर जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स को, उन्होंने 2 साल पूरा कर लिया, उसके बाद अब वापस से कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, उन 5 साल बाद कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन फिर से शुरुआत से करना होगा, जिसकी वजह से लोग अपनी पूरी डिग्री नहीं ले पाते थे। लेकिन अब यहाँ पर ये सारे सिनेरियोज जो हैं जल्दी आपको चेंज होते हुए दिखेंगे। आई होप दोस्तों आज का जो वीडियो था, दैट इज 5 इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको चीजें बताई वो आपको जानने को मिला होगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर 5 चेंजेस हैं हम सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बोला, ये हम सभी के लाइफ में इंपैक्ट करने वाला है। और जो एजुकेशन है, आई जस्ट होप कि ये वाला जो एजुकेशन पॉलिसी है ये एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो, क्योंकि जब तक इसका इंप्लीमेंटेशन बेटर तरीके से नहीं होगा तब तक अगेन जो चीज़ हम सोच रहे हैं वैसा शायद हम नहीं देख पाएंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप उनसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप उनसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर मैं डेली एक MCQ भी डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। ओके, सो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया अंकित सर ने पूरे वीडियो को, पूरी जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है उस पर क्या क्या बदलाव आए हैं, अभी जो मौजूदा वक्त पे क्या परिस्थिति है, उसके अलावा क्या चेंजेस आएंगे, वो सब बताया। तो सबसे पहले जो उन्होंने बताया वो ये कि अभी 10+2 का जो रेशियो जो है वो चल रहा है, लेकिन आगे चलकर जो नई पॉलिसी है उसके मुताबिक 5+3+3+4 का होगा। इसका मतलब कि पहले जो 5 साल है वो आपके एक तरह से फाउंडेशन आपकी दी जाएगी, उसमें आपको जो आपकी जो लर्निंग स्किल्स होती है, मतलब जो लिखाई होती है, थोड़ा बहुत जो आपका डेवलप जो माइंड होता है उसको डेवलप किया जाएगा। उसके बाद जो है वो मिडिल स्टेज आएगा जो कि 3 साल का होगा, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि वो 6 से लेके 8 साल तक का होगा या 6 से लेके 9 साल तक का होगा, जिसमें जो है वो एक तरह से बच्चों को उनकी मातृभाषा के अलावा दूसरी जो लैंग्वेजेस है उसके अलावा जो दूसरी जो सब्जेक्ट्स है वो सिखाए जाएंगे। उसके बाद जो है वो अगेन 3 साल का दूसरा होगा, जिसके अंदर जो है वो उनको और भी ज़्यादा प्रशिक्षित किया जाएगा। और फिर फाइनल में जो 4 साल का जो होगा तब तक वो बच्चे जो है काफ़ी मैच्योर हो चुके होंगे और वो अपनी चॉइस के हिसाब से जो है वो सब्जेक्ट वो चूज़ कर पाएंगे, या सिस्टम भी उनको हेल्प करेगी कि उनकी जो स्किल्स है, उनकी जो इंटरेस्ट है उसके मुताबिक जो है वो उनको रेकमेंड किया जाएगा। जो सबसे अच्छी बात लगी उस पर ये है कि जो आर्ट और साइंस और कॉमर्स का जो कंसेप्ट है वो सरकार सोच रही है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए। उसका सबसे प्राइमरी रीज़न ये है कि बिल्कुल सही कहा, इस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया अंकित सर ने, कि अगर किसी बच्चे को फिजिक्स में भी इंटरेस्ट है और किसी को इकोनॉमिक्स में मतलब दोनों में इंटरेस्ट है तो वो बच्चा जो है वो एक ही चूज़ कर पाता है अभी जो सिस्टम है उसमें। लेकिन आगे चल के उनको ये ऑप्शन रहेगा कि वो दोनों सब्जेक्ट चाहे तो वो दोनों में पढ़ाई कर सकता है। और ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ आर्ट्स वाले हैं तो आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट, कॉमर्स वाले हैं तो सिर्फ अकाउंटिंग वगैरह, और फिर जो साइंस में है वो फिजिक्स और दूसरे जो बायोलॉजी वगैरह जो सब्जेक्ट है वो होंगे। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है। जो दूसरी अच्छी बात ये लगी कि 5 साल की उम्र तक जो है वो बच्चों को एक तरह से 5वीं कक्षा तक आप बोल सकते हैं कि 5वीं कक्षा तक बच्चों को जो है वो मातृभाषा में जो है वो पढ़ाई की जाएगी। वो एक रिकमेंडेशन दिया है, कंपलसरी नहीं किया है, क्योंकि जैसे कि बताया कि हमारे देश में जो है वो एक इश्यू बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे कास्ट है, बहुत सारे रिलीजन है। सो कोई नहीं चाहेगा कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है उसके ऊपर थोपा जाए। लेकिन मुझे ये पर्सनली लगता है कि ये रिकमेंडेशन जो है वो कंपलसरी कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है कि हम हमारी मातृभाषा जो है वो उसके ऊपर थोड़ा सा जोर दें। कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि वो मातृभाषा जो होती है उनकी, मान लीजिए कि मैं गुजराती हूँ, सो गुजराती में अगर कोई महाराष्ट्रियन है तो मराठी में वो लोग पढ़ तो पाते हैं, लेकिन अगर लिखने का बोले तो वो लिख नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन मौजूदा है वो काफ़ी इंग्लिश ओरिएंटेड हो चुका है। सो अगर कंपलसरी होता तो और ज़्यादा अच्छा होता, पर देखना पड़ेगा कि रिकमेंडेड है तो कितने लोग जो है वो उसको रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा जो आगे उन्होंने बात करी कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो हमारी प्राइवेट एक तरह से जो यूनिवर्सिटीज़ है उनमें जो है मल्टी एजुकेशन सिस्टम को एनकरेज किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि स्टैंड अलोन जो एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट एजुकेशन सिस्टम जो चलती है कि इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज या कोई दूसरी जो कॉलेज है, कोशिश की जाएगी कि एक मल्टी लेवल जो है वो आपको फैसिलिटी मिले एजुकेशन की, आप उसमें एजुकेशन अपना ले सके। साथ में जो ग्रेजुएशन का जो साल है वो 3 से 4 साल तक का बढ़ाने का रिकमेंडेशन है। मतलब 3 साल ग्रेजुएशन के जो नॉर्मल होते हैं
जो आखिरी जो साल होगा उस पर रिसर्च, मतलब कि जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें होगी वो होगी रिसर्च वगैरह। मुझे पता नहीं कि वो किस तरह से होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई अकाउंटेंसी में है, कोई इकोनॉमिक्स में है, तो वो किस तरह से रिसर्च करेगा, क्या उसको कोई इंटर्नशिप देनी पड़ेगी या किस तरह से वो होगा, वो आई थिंक आने वाले वक्त में हमें बिल्कुल पता चलेगा। क्योंकि मेडिकल और मान लीजिए कोई साइंस में है तो वो तो रिसर्च कर सकता है अपनी फील्ड में, लेकिन अगर कोई इकोनॉमिक्स में है, अगर कोई अकाउंटिंग में है, अगर कोई आर्ट्स में है, तो क्या मतलब आर्ट्स वाले को कोई एक पर्टिकुलर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी या कॉमर्स वाले को भी। सो या ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उसके साथ जो एक ड्रॉप आउट वाला जो रेशियो है वो हमारे देश में बहुत बड़ा है, क्योंकि ड्रॉप आउट बहुत सारे बच्चे जो है वो कर जाते हैं, क्योंकि एक एज के बाद उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। हो सकता है कि फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो चुकी हो, सो अचानक से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। उसके अलावा कई ऐसी जो लड़कियां होती है उनकी अचानक से शादी तय हो जाती है, स्पेशली जो छोटे गाँव गरीब कस्बे हैं वहाँ पे, तो वो फिर अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि हालात ऐसे होते हैं कि आपको एक बार फिर से वहीं से शुरू करना पड़ता है फॉर द फर्स्ट ईयर। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उन्होंने कहा कि आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट है तो सेकंड ईयर है तो आपको डिप्लोमा, थर्ड ईयर है तो आपको ग्रेजुएशन दिया जाएगा, और आपको रेकमेंड किया जाएगा कि आप अपना फोर्थ ईयर है वो भी कंप्लीट करके कंप्लीट कोर्स जो है वो कंप्लीट करें। उसके साथ साथ जो बैकवर्ड क्लासेस है जो हमारे SC ST OBC दूसरे जो क्लासेस है उनको भी एक तरह से इंकरेज किया जाएगा कि वो एजुकेशन में अगर उनके पास एक हुनर है तो सरकार जो है वो उनको सब्सिडी देंगी, उनको स्कॉलरशिप देगी। और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटीज़ है, जो कि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होगी, उनको भी इंकरेज किया जाएगा कि वो ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए अपनी सीट्स जो रिजर्व रखे, या जो स्कॉलरशिप है वो उसको एक तरह से ओपन अप करे, ताकि इन बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके और वो अच्छे इंस्टीट्यूशन में हिस्सा ले सके। बहुत ही अच्छा ये निर्णय है। साथ में जो बात करी उन्होंने कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसके साथ साथ जो हमारा राइट टू एजुकेशन है उसकी एज जो है वो उन्होंने बढ़ा दी है। अभी इस वीडियो में कहा गया कि ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मैंने भी न्यूज़ में यही देखा कि वो 18 साल तक कर दी गई है, अभी 14 साल तक थी। तो राइट टू एजुकेशन जो है वो गरीब बच्चों को आपको देना पड़ता है और वो फ्री में ले सकते हैं। तो 14 ईयर्स यानी कि ऑफकोर्स कि 8 साल हुआ, 8वीं कक्षा तक हुआ, लेकिन अगर 18 साल हुए तो फिर वो आई थिंक जो हमारी इस वक्त जो 12वीं कक्षा है वहाँ तक वो पढ़ सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। सो या आई थिंक काफ़ी अच्छा एक तरह से वीडियो रहा, बहुत ही अच्छी नई पॉलिसीज नज़र आ रही है। हर बार की तरह हमारी गवर्नमेंट ने एक अच्छे कदम उठाए हैं। अब देखना यह है कि क्या हम लोग वाकई में स्टेट्स जो गवर्नमेंट्स होती है, जो लोकल अथॉरिटीज़ होती है, वो पूरी तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर पाती है कि नहीं। और जो दूसरी बहुत सारी संस्थाएं उनको मिला करके भी एक संस्था बनाने की बात करी। और जो दूसरा एक अच्छी एक पहल जो है वो आप बोल सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड की तरह एजुकेशन क्रेडिट कार्ड सिस्टम जो है वो लगाया जाएगा कि आप एजुकेशन जैसे जैसे करते जाएंगे आपके नाम पे एक अकाउंट होगा, एक पोर्टल होगा, उसमें आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो उसमें वो ऐड होता जाएगा। और आप आगे जैसे ही एजुकेशन कोई लेंगे, कोई फील्ड लेंगे, तो वो क्रेडिट स्कोर का आप यूज़ कर सकते हैं। शायद वो आपकी फ़ीस वगैरह कम करने में आपको हिस्सा हेल्पफुल रहेगा। और मुझे लगता है कि परसेंटेज तो अभी शायद नहीं होगा, लेकिन जो ग्रेडिंग है, जितनी आपकी हाई ग्रेडिंग उतना आपका क्रेडिट स्कोर जो है मजबूत होगा और आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में हिस्सा ले सकते हैं। तो उससे इंकरेज होगी, सबको लगेगा कि मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए ताकि ये एजुकेशन जो है वो अच्छा ले सकूँ, मैं अच्छी एक क्रेडिट फैसिलिटी ले सकूँ। और सरकार भी अगर आपको क्रेडिट देती है तो आपको लगेगा कि आपकी मेहनत से आपने वो क्रेडिट कमाए, ये नहीं कि आपको सरकार ने कोई दिए है स्कॉलरशिप वगैरह। तो ये एक अच्छी बात है दोनों ही ओर से कि सरकार भी हेल्प कर रही है, क्योंकि उससे एजुकेशन में पुश मिलेगा और हमें भी ये लगेगा अगर कोई स्टूडेंट्स है तो कि हमने मेहनत की है, हमने इतने ग्रेड लाए, इतने परसेंटेज लाए हैं, इतने नंबर्स लाए, तो हमें ये क्रेडिट मिला है, वी आर डिजर्विंग, एंड उसका हम आगे उपयोग कर सकते हैं। सो यह बहुत ही अच्छा वीडियो रहा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। ये काफ़ी समझने, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था। आई एम श्योर कि आपको भी ये पसंद आया होगा। आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये पॉलिसी के बारे में किस तरह से आपका व्यू पॉइंट है, क्या पसंद आया आपको, या आपको लगा कि इस एजुकेशन पॉलिसी में कोई खामी है। क्योंकि ऑफकोर्स चेंजेस की गुंजाइश तो हर जगह पे रहती है, हर चीज़ में रहती है। लेकिन तो जैसे कि मैंने कहा कि इस वीडियो को आप अपनी तरफ से मुझे ज़रूर बताएगा किस तरह से आपको पसंद आता है। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, और अगर इसी तरह से इम्प्लीमेंट होगा तो हमारे आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा होगा। नेक्स्ट जनरेशन जो है वो काफ़ी एक स्मार्ट, एक जो भी रिक्वायरमेंट है अभी इस दुनिया की कम्पिटिटिवनेस में,
वो जो है वो स्किल ओरिएंटेड जनरेशन जो है वो काफ़ी आई थिंक मुझे लगता है कि वो बनेगी। सो इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यू गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ योर्स एंड योर फैमिली। आई विल सी यू अगेन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।